मंत्री जी, सेनापति से कहिए आज हम अपने पुत्र के साथ शिकार पे जाएंगे। हमारे जाने की तैयारी करें। जी महाराज। पर महाराज, राजकुमार तो अभी बहुत छोटे हैं, क्या उन्हें शिकार पे ले जाना उचित रहेगा महाराज? मंत्री जी, हमारे पुत्र को राजा बनना है और उसे बचपन से ही हिम्मत वाला बनना होगा। मंत्री सेनापति से कहकर राजा की राजसवारी तैयार करवा देता है और राजा शिकार पे निकल जाते हैं। जंगल पहुंचकर राजा हिरन का शिकार करने लगता है। भागो बच्चों, ये शिकारी हमें मारने आए हैं। हमें अपनी जान बचा के कहीं सुरक्षित जगह पे जाना होगा। राजा शिकार में पूरी तरह खो जाते हैं कि तभी राजा के पुत्र को कुछ सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं और वह उनकी तरफ चला जाता है और देखते देखते वह कुछ दूर निकल जाता है। ये तो लगता है शिकार खुद ही शिकारी के पास चल के आ रहा है। शेर तुरंत उस लड़के पे झपटा मार के उसे उठा ले जाता है। ये सारे जानवर कहाँ छुप गए? कोई जानवर नजर नहीं आ रहा है। आज हम अपने पुत्र को दिखाएंगे कि शिकार कैसे किया जाता है। पर मेरा राजकुमार कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी सब लोग राजकुमार को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है, लेकिन राजकुमार का कुछ पता नहीं चलता। अभी उसे क्या जरूरत थी शिकार पे ले जाने की? अभी तो उसे कुछ भी नहीं मालूम था। वो तो बस ठीक से चलना ही सीख पाया था। काश आप मेरे बच्चे को शिकार पे ना ले गए होते तो आज मेरा पुत्र मेरे साथ होता। न जाने कहाँ होगा मेरा पुत्र। महारानी, मैं अपने बच्चे को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। अरे आज क्या हो रहा है? आज शिकार खुद ही चल के मेरे पास आ रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी हिरन। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। क्यों ना मैं पहले इस हिरन का ही शिकार कर लूं। ये बच्चा तो छोटा है, इससे मेरा तो पेट भी नहीं भर सकेगा। अब शेर उस हिरन का शिकार करने चला जाता है। अरे बाप रे, ये शेर तो मेरी तरफ ही आ रहा है। जल्दी से भाग लेती हूँ। अरे ये हिरन तो भाग रही है, मुझे जल्दी से इसे पकड़ना होगा। अब वह बच्चा अकेला होने के डर से गुफा से बाहर निकलकर जाने लगता है और वह चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाता है। अरे ये बच्चा किसका है? और ये तो बहुत छोटा है। लगता है किसी का बच्चा खो गया होगा। मछुआरा उस बच्चे के पास जाकर उससे उसके बारे में पूछता है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बता पाता। अब मैं क्या करूं? ये बच्चा तो कुछ भी नहीं बता पा रहा है और इस बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। अरे आप ये बच्चा किसका ले आए? ये तो किसी अमीर घराने का लगता है और इसके हाथ में ये कीमती सोने के कंगन तो देखिए। आप ये किसका बच्चा ले आए हैं जी? कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। भाग्यवान, भला मैं क्या करता। ये बच्चा मुझे जंगल में अकेला उस नदी के पास दिखा जहाँ मैं मछलियाँ पकड़ रहा था नदी से, और इसे अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और ना ही इसे इसके माता पिता व घर के बारे में कुछ मालूम है। तो मैं इसे जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकता था? तो अब हम क्या करेंगे? इस बच्चे के बारे में किसी को क्या बताएंगे?
फिलहाल तो अभी हम किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे, और फिर क्या करना है मैं सोचूंगा। सरस्वती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाज के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। बेटा सूरज, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। मछुआरा अपने एक मित्र के पास जाता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। भाई किशन लाल, तुम तो जानते ही हो, आजकल मेरी भी माली हालत कुछ ठीक नहीं है। मैंने तो अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के मछली मंडी का ठेका लिया है और अब उसके पैसे भी चुकाने हैं। भाई मुझे माफ करना, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मछुआरा निराश होकर वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर सोचता है, अब तो बस एक ही रास्ता है, सूरज के बचपन के कड़े ही अब मुझे गिरवी रखने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं बचा है। यह सोचकर किशन लाल मछुआरा वो कड़े लेकर निकल जाता है। अरे जग्गा, क्या आज भी दिन खाली निकल जाएगा क्या? अभी तक कोई मुर्गा ही नहीं फंसा। पकिया भाई, लगता है भगवान ने सुन ली। वो देख, एक मुर्गा इधर ही चला आ रहा है। चल देखते हैं, उसके पास कुछ न कुछ तो माल होगा ही। ए, तेरे पास जो भी है चुपचाप निकाल कर हमें दे दे, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसका इलाज कराना है, मुझे जाने दो। हाँ हाँ, जाने देंगे जाने देंगे। पहले सारे रुपए पैसे सोना चांदी जो भी है तुम्हारे पास वो तो हमें दे दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो पास के गांव में जा रहा हूँ काम की तलाश में, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो माल छुपा के जा रहा था। पकिया भाई, ये तो बहुत कीमती लगते हैं। इतने कीमती कड़े इस फक्कड़ के पास कहाँ से आए? अरे इससे हमें क्या, हमें तो अब इन कड़ों को अच्छी कीमत में बेचना है। ए, अब तू जा, निकल यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मेरे कड़े दे दो, मुझे मेरे कड़े दे दो। अबे जाता है या मारूं गोली? किशन लाल डर के वहां से चला जाता है। उधर दोनों लुटेरे बहुत खुश होते हैं। तभी वहां अचानक शेर आ जाता है। अरे ये क्या, ये शेर तो इधर ही आ रहा है, अब क्या करें? अरे पकिया, भाग जल्दी यहाँ से, नहीं तो ये शेर हमें अपना निवाला बना डालेगा। अब दोनों लुटेरे वहां से भागने लगते हैं कि तभी उनके हाथ से कड़े छूटकर वहीं गिर जाते हैं। किशन लाल घर पहुंचकर निराशा से बैठ जाता है। पिताजी, आप पैसे ले आए? नहीं बेटा, पैसे नहीं मिले। किशन लाल सूरज को सारी बात बताता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सूरज पैसों के बंदोबस्त के लिए इधर उधर भटकने लगता है। ये लो, आज तुम्हारा इतना ही बना है। अरे, ये सेठ उन लोगों को पैसे दे रहा है, क्यों ना मैं भी इस सेठ से कुछ पैसे ले लूं, बदले में कोई काम कहेगा तो मैं कर दूंगा। सूरज सेठ के पास जाकर कुछ पैसे मांगता है। अरे कौन हो भाई, मैं तुम्हें पैसे क्यों दे दूं?
मैं यहाँ कोई खैरात बांट रहा हूँ क्या? चलो जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं हैं। सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दें, बदले में मैं आपका सारा काम कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जिसको देखो वो पैसे मांगने चला आता है, जैसे कि इस राज्य का राजा मैं ही हूँ जो सबको पैसे देता फिरूं। इसका मतलब अगर मैं इस राज्य के राजा के पास जाऊं तो वो मुझे पैसे जरूर दे देंगे। सूरज तुरंत राजा के पास जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक गरीब मछुआरे का बेटा हूँ और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनके इलाज के पैसे नहीं हैं हमारे पास। कृपया आप मेरी कुछ मदद करें। बदले में आप मुझे जो भी काम देंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मंत्री जी, हमारे पास न जाने कितने लोग आए मदद मांगने और पैसे मांगने के लिए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उन पैसों को लौटाएंगे या वो उन पैसों के बदले कोई काम कर लेंगे। सब ने पैसे लिए और चलते बने, लेकिन पहली बार किसी ने कहा है कि पैसों के बदले वो कोई काम कर लेगा। मुझे इस लड़के की नीयत अच्छी लगी। मंत्री जी, इस लड़के को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे दिए जाएं और हम आज से तुम्हें अपने महल में चौकीदारी का काम देते हैं। उम्मीद है तुम उसे अच्छे से करोगे। जी महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगा। सूरज पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। बेटा सूरज, तू इतने पैसे कहाँ से लाया? पिताजी, ये पैसे मुझे राजा साहब ने दिए हैं माँ के इलाज के लिए। और हाँ, उन्होंने मुझे राजमहल में चौकीदारी का कार्य भी दिया है। पिताजी, आप माँ का इलाज अच्छे से करवाइए। अब इतने पैसों में माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे, ये कड़े किसके हैं? ये तो सोने के कड़े हैं और देखने से बहुत कीमती लगते हैं। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। इससे पहले कि कोई आए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। चूड़ी वाला गोपाल वो कड़े लेकर वहां से चला जाता है। अरे, ये आप क्या देखे जा रहे हैं इतनी देर से? और ये क्या है आपके हाथ में? ये तो कड़े हैं, वो भी सोने के। हाँ कमला, ये सोने के कड़े हैं, पर जरा धीरे बोलो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? पर ये आपको मिले कहाँ? ये तो बहुत सुंदर कड़े हैं और इनकी तो बहुत कीमत होगी। कमला, अब हमारे गरीबी के दिन तो जाने वाले हैं। अब तो हम भी सेठ बनने वाले हैं। गोपाल उन कड़ों को पाकर बहुत खुश हो जाता है और वह रात भर सो भी नहीं पाता। और अगली सुबह ही वह सोनार की दुकान पे वह कड़े लेकर बेचने चला जाता है। ये कड़े तुम्हें कहाँ से मिले? सेठ जी, ये कड़े हमें हमारे पुरखों ने दिए थे, तब से रखे हैं हमारे पास। अब सोचा इन्हें बेचकर कुछ पैसों का कोई काम धंधा शुरू कर लूं। ठीक है, तुम ये कड़े यहीं छोड़ दो, हम तुम्हें कल इसकी कीमत देंगे। क्या कल? पर आज क्यों नहीं सेठ जी? अगर आज ही दे देते तो ज़्यादा सही रहता। मुझे पैसों का बहुत ज़रूरी काम है। देखो, ये कड़े शुद्ध सोने के हैं या नहीं, ये भी पता लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे पुराने जानकार ही बता पाएंगे। फिर इनकी कीमत क्या होगी यह भी वही तय करेंगे। तो तुम कल आ जाना। ठीक है सेठ जी, पर कल पैसे मिल तो जाएंगे ना? हाँ हाँ, कल पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अच्छा फिर ठीक है, मैं चलता हूँ।
कल आता हूँ। वो तो तुझे कल ही पता चलेगा कि तुझे कल क्या मिलेगा। हाँ, ये मेरे ही खानदानी कड़े हैं। और ये कड़े तो मेरे पुत्र के हाथों में थे जब वो मुझसे बिछड़ गया था। किसके पास थे ये कड़े? उस व्यक्ति को मेरे सामने लाया जाए। सुनार राजा को सारी बात बताता है और राजा अगले दिन अपने 2 सैनिक उस सुनार की दुकान पर तैनात करवा देता है। जैसे ही उस दिन गोपाल सुनार की दुकान पर आता है, उसके सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास पेश कर देते हैं। महाराज, ये मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं किया है। अपराध तो किया है तुमने, और अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें आजीवन कारावास में कैद करवा दूंगा। इसलिए जो भी तुमसे पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो। बताओ, तुम्हें ये कड़े कहाँ से मिले? ये कड़े तो मैंने सुनार को दिए थे, लेकिन ये आपको कैसे मिले? तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बताओ, ये कड़े तुम्हें कहाँ से मिले? महाराज, मैं इन कड़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे ये कड़े जंगल में पड़े मिले थे। मैंने इन्हें उठा लिया और इन्हें बेचने बाजार चला गया। पर महाराज, क्या ये कड़े आपके हैं? हाँ, ये मेरे खानदानी कड़े हैं, और ये कड़े मेरे पुत्र के हाथों में थे जब वो मुझसे बिछड़ गया था बचपन में। लेकिन तुम्हें ये कड़े अब मिले इतने सालों बाद। इसका क्या मतलब हो सकता है? सेनापति, जल्द से जल्द सारा जंगल छान मारो, और कहीं कुछ भी पता चले तो हमें खबर करो। मंत्री जी, अब इसका क्या किया जाए? महाराज, मुझे लगता है इसे सच में कुछ नहीं पता है। इसे जाने दिया जाए और हमारे सैनिक इस पे नजर रखेंगे। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कितनी बार मैंने पूरा जंगल ढूंढवाया, पर मेरा पुत्र इतने साल हो गए, कुछ पता नहीं चला। महाराज, आप चिंता ना करें। अगर राजकुमार सुरक्षित होंगे तो वो आपको जरूर मिलेंगे। राजा दिन पर दिन निराश रहने लगता है और देखते देखते राजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। मंत्री जी, महाराज की हालत बहुत गंभीर है और वह बहुत कमजोर हो गए हैं। और तो और, अब मेरी दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर सकेंगी। पर महाराज को अगर बचाना है तो उसका एक उपाय है। क्या उपाय है वैद्य जी? मंत्री जी, अगर कोई गगन घाटी पहाड़ी के उस पार की उस काली नदी को पार करके वहां लगी वो लाल जड़ी बूटी ले आए तो महाराज बिल्कुल पहले जैसे ही स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि वो लाल जड़ी बूटी बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है और वह किसी को भी पिलाने से उसकी सारी बीमारियां ठीक कर सकती है। पर वैद्य जी, उस जड़ी बूटी तक भला पहुंचेगा कौन? तभी वहां सूरज आ जाता है
और वैद्य जी से उस जगह के बारे में पूछता है। वैद्य जी, आप मुझे बताइए, मैं जाऊंगा वहाँ, मैं लाऊंगा वो लाल जड़ी बूटी। पर बेटा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। वहाँ से जल्दी कोई वापस नहीं लौट पाता है, क्योंकि वो काली नदी का पानी बहुत खतरनाक है। अगर उस काली नदी का पानी जरा भी तुम्हारे शरीर पे लग गया तो तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि उस पानी में बहुत जहर है। वैद्य जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे उस जगह का पता बताइए। तभी वैद्य जी सूरज को उस जगह का पता बता देते हैं और सूरज उस लाल जड़ी बूटी को लाने निकल जाता है। हाँ, मुझे लगता है अब कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। चलते चलते बहुत थकान हो रही है। सूरज कुछ दूर आगे जंगल में निकल जाता है और वहाँ उसे एक घने पेड़ की छांव दिखाई देती है। अरे वाह, कितना घना पेड़ है। यहाँ थोड़ा रुककर आराम कर लेता हूँ। सूरज वहीं उस पेड़ की छांव में आराम करने लगता है और वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे, ये आवाज किसकी है? जैसे कोई बचाओ बचाओ कह रहा हो। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ये आवाज तो फिर से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा। सूरज अब उस आवाज को ढूंढते हुए जंगल में आगे निकल जाता है कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पे जाती है जो एक दुष्ट जादूगर के जाल में फंसी होती है। इसका मतलब ये चिड़िया ही बचाओ बचाओ कह रही थी। हाँ, तुमने सही कहा, मैं ही बचाओ बचाओ कहकर चीख रही थी, क्योंकि एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस जाल में फंसा दिया है और वो कहीं चला गया है और इस जाल से मैं खुद को आज़ाद नहीं कर सकती, क्योंकि ये जाल जब तक मुझ पे रहेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मैं इस जाल को तो हटा सकता हूँ ना? हाँ, तुम इस जाल को हटा सकते हो। तभी सूरज उस जाल को चिड़िया के ऊपर से हटा देता है और वह चिड़िया जाल से बाहर आ जाती है और सूरज का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। काश मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकूं। पर तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आए हो? यहाँ तो कोई भी नहीं आता है। मेरा नाम सूरज है और मैं यहाँ अपने राज्य के राजा की जान बचाने के लिए एक लाल जड़ी बूटी लेने आया हूँ, जिससे राजा साहब ठीक हो जाएंगे। पर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उस जड़ी बूटी तक पहुँचने के लिए उस काली नदी को पार करना होगा, जिसे आज तक कोई नहीं पार कर पाया? तो तुम वह जड़ी बूटी तक कैसे पहुँच पाओगे? पता नहीं, पर मुझे उस जड़ी बूटी तक पहुँचना ही होगा, वरना राजा साहब की जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूरज, तुम सच में बहुत सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगी, लेकिन हमें जल्दी ही चल के जल्दी ही वापस आना होगा, वरना वो जादूगर आ गया तो हम दोनों लोग खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन तुम मुझे वहाँ कैसे ले जा सकती हो? तुम तो कितनी छोटी हो। हाँ, मैं छोटी तो हूँ, पर मैं जितनी चाहूँ उतनी बड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है और मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मुझे ये शक्तियाँ मेरे गुरुदेव जी से प्राप्त हुई हैं।
जिन्होंने उस पेड़ के नीचे तपस्या की और उनकी शक्तियों से उस पेड़ में वो लाल जड़ी बूटी उगी जिसे तुम लेने आए हो। क्या? तो क्या तुम उस पेड़ तक मुझे ले जा सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें उस पेड़ तक ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं ही अपने गुरुदेव जी को अपनी पीठ पे बिठाकर उस पेड़ के पास ले जाया करती और उस पेड़ से इस पार भी लाती जब भी वो कहीं भ्रमण पे जाया करते। लेकिन गुरुदेव ने अपने अंतिम समय में मुझसे कहा था कि मैं किसी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही उस पार ले जाऊं और किसी को भी नहीं। इसलिए मैं उस दुष्ट जादूगर को उस पार नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि वो उस पेड़ की जड़ी बूटियों का गलत इस्तेमाल करेगा। तभी चिड़िया देखते ही देखते अपने शरीर को बड़ा कर लेती है और वह एक विशाल चिड़िया बन जाती है। सूरज, आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। सूरज चिड़िया की पीठ पे बैठ जाता है और चिड़िया उसे नदी के उस पार लेकर चली जाती है। सूरज, यही है वो लाल जड़ी बूटी का पेड़। अब तुम जल्दी से जड़ी बूटी तोड़ लो। सूरज तुरंत जड़ी बूटी तोड़ लेता है और चिड़िया फिर से उसे वापस वहीं पर ले आती है। सूरज, अब तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। यहाँ रुकना अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद चिड़िया, तुमने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। सूरज वहाँ से चला जाता है। तभी जादूगर उसे जाते हुए देख लेता है और जल्दी से चिड़िया के पास जाता है और देखता है कि चिड़िया भी अपना आकार छोटा कर रही होती है। इसका मतलब इस चिड़िया ने उस लड़के को उस जड़ी बूटी तक पहुंचाया है और वह उस जड़ी बूटी के बारे में जान चुका है। अब उस लड़के का भी कुछ करना पड़ेगा। सूरज वह जड़ी बूटी राजा को दे देता है और राजा वह जड़ी बूटी पी लेता है और सूरज अब अपने घर की ओर निकल जाता है। ऐ लड़के, तू ही उस जड़ी बूटी तक उस चिड़िया की पीठ पर बैठकर गया था ना? हाँ हाँ, पर तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। जादूगर सूरज को उठाकर अपने साथ लिए चला जाता है। मंत्री जी, आज मुझे ठीक हुए 2 दिन हो चुके हैं और वो लड़का मुझे अभी तक नहीं दिखा जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए वो जड़ी बूटी लाया। मंत्री जी, हम उस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उस लड़के को दरबार में बुलाया जाए। मंत्री सूरज को राजमहल में चारों ओर देखता है, लेकिन सूरज कहीं नहीं दिखाई देता है। महाराज, मैंने महल में चारों ओर देखा पर सूरज कहीं नजर नहीं आया। लगता है वो 2-3 दिनों से राजमहल आया ही नहीं है। क्या? पर 2-3 दिनों से वो क्यों नहीं आ रहा है? मंत्री, आप उसके घर पे पता लगाइए और मुझे खबर कीजिए। मंत्री तुरंत 2 सैनिकों को सूरज के घर जाने का आदेश देता है और 2 सैनिक सूरज के घर का पता लगाते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। क्या सूरज 3 दिनों से घर भी नहीं गया है और वो यहाँ भी नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री जी, आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि सूरज कहाँ है। मंत्री अब सैनिकों के साथ सूरज को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वह उसी जगह पे पहुंच जाते हैं
जहाँ वो बूढ़ी औरत रहती है। अब वह बूढ़ी औरत मंत्री को सारी बात बता देती है। क्या कोई सूरज को अपने घोड़े पे उठाकर जंगल की ओर लिए चला गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री जी, अब हम ही पता लगाएंगे कि सूरज कहाँ है और उसे कौन उठा ले गया है। अब राजा और सेनापति और मंत्री तीनों घोड़े पे सवार होकर जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जहाँ एक घोड़ा खड़ा होता है। मंत्री जी, ये घोड़ा यहाँ क्यों खड़ा है? लगता है कोई इस गुफा के अंदर है। हमें अंदर जाकर देखना होगा। तभी तीनों लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में सूरज एक बड़े से लोहे के जाल में कैद है। ऐ लड़के, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, उस चिड़िया से कहो मुझे उस पेड़ तक ले जाए, वरना मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूँगा। ऐ दुष्ट जादूगर, ऐसे कैसे नहीं आजाद करेगा? मैं देखता हूँ तू क्या करेगा। तभी राजा का सेनापति जाकर जादूगर पे हमला करने वाला होता है कि तभी जादूगर अपनी शक्तियों से उसे एक जाल में कैद कर देता है। मुझे मारेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी मंत्री जादूगर की ओर बढ़ता है। तभी जादूगर मंत्री को भी कैद कर देता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी शक्तियों के आगे तुम लोग बेबस हो। दुष्ट जादूगर, इन सभी को आजाद कर दे, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। अच्छा, मैं पछताऊंगा। अब तुझे भी इन सब के साथ कैद कर देता हूँ राजा साहेब। जादूगर राजा पे अपनी शक्ति का प्रहार करता है, लेकिन राजा पे कोई असर नहीं होता। हाँ, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? ऐसा कैसे हो सकता है? जादूगर फिर से कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ राजा पे कोई असर नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शक्तियाँ राजा को छू भी नहीं पा रही। महाराज, इस दुष्ट जादूगर की शक्तियाँ आपका कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपने वो लाल जड़ी बूटी पी हुई है। उस जड़ी बूटी में बहुत शक्ति है और आप भी अब बहुत शक्तिशाली हैं। महाराज, आप उन शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करें। तभी राजा शक्तियों का प्रहार करने की कोशिश करता है और राजा की शक्ति से जादूगर एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। दुष्ट जादूगर, देख तेरे अहंकार ने तेरे साथ क्या किया। अब तू हमेशा के लिए पत्थर ही बनकर रहे। अब राजा सूरज, मंत्री और सेनापति को भी जाल से आजाद कर देता है और सभी लोग राजमहल चले जाते हैं, जहां सूरज के माता पिता सूरज का इंतजार कर रहे होते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों यहाँ? हाँ बेटा, कहाँ चला गया था तू? हम दोनों को बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम यहाँ चले आए तुम्हारा पता लगाने। पिताजी, मैं ठीक हूँ। कुछ जरूरी काम था, इसलिए बिना बताए जाना पड़ा, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब कहीं नहीं जाऊँगा। किशनलाल, तुम बहुत किस्मत के धनी हो जो तुम्हें ऐसा बेटा मिला है। इसके जैसा बेटा होना बड़े सौभाग्य की बात है। किशनलाल, आपकी पत्नी ने एक वीर पुरुष को जन्म दिया है। महाराज, मेरी पत्नी ने सूरज को जन्म नहीं दिया, पर सूरज हमारे लिए हमारी आंख का तारा है महाराज। क्या? सूरज की माँ ने सूरज को जन्म नहीं दिया? तो क्या आप सूरज के पिता नहीं हैं? महाराज, आज से 21 साल पहले एक जंगल की नदी में मैं मछलियां पकड़ रहा था। तब मैंने देखा
एक बच्चा जो घबराया हुआ था वो जंगल से निकलकर मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने इधर उधर देखा कि शायद किसी का बच्चा खो गया होगा, तो कोई आएगा और इस बच्चे को ले जाएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तब हम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आए और इसको हम दोनों ने अपने बेटे जैसा ही पाला है। किशनलाल, क्या तुम बता सकते हो कि उस बच्चे के पास क्या क्या था? मेरा मतलब है, क्या कोई निशानी जो उसके पास हो? हाँ महाराज, निशानी तो थी। इसने सोने के कड़े पहने हुए थे जो कि मुझसे कुछ लुटेरों ने लूट लिए थे, लेकिन इसके वो बचपन के वस्त्र मैंने संभाल के रखे हैं। किशनलाल, क्या तुम वो वस्त्र यहाँ ला सकते हो? हाँ महाराज, मैं अभी लेकर आता हूँ। किशनलाल वो वस्त्र लेने निकल जाता है और तब तक राजा भी वो कड़े सेनापति से मंगवा लेता है। महाराज, ये रहे वो वस्त्र। राजा वो वस्त्र देखकर बहुत भावुक हो जाता है। महाराज, ये वस्त्र तो हमारे राजकुमार के थे जब आप उन्हें शिकार पे ले गए थे। सेनापति वो कड़े किशनलाल को दिखाता है। हाँ महाराज, ये तो वही कड़े हैं जो सूरज के हाथों में थे, पर ये तो उन लुटेरों ने लूट लिए थे। किशनलाल, ये सूरज कोई और नहीं बल्कि राजा साहब के पुत्र राजकुमार अनिरुद्ध हैं, और ये वस्त्र और ये कड़े राजकुमार अनिरुद्ध के ही हैं जो बचपन में राजा साहब के साथ जंगल में शिकार पे गए थे और वहीं बिछड़ गए थे। अब राजा सूरज को सारी बात बताता है और उसे अपना बेटा कहता है। किशनलाल, जाने अनजाने तुमने मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपकार किया है। इसका बदला तो मैं नहीं चुका सकता, पर मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप दोनों की आंखों में डर और दुख है सूरज से बिछड़ जाने का, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। किशनलाल, आज से तुम दोनों इस महल में ही रहोगे, हमारे परिवार की तरह, और इस तरह हम सब सूरज यानी राजकुमार अनिरुद्ध के साथ रहेंगे। राजा की बात मानकर किशनलाल महल में रहने लगता है और सूरज यानी राजकुमार अनिरुद्ध अब सभी के साथ खुशी से रहने लगता है।